हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। ईसी इलेक्शन कमीशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चलिए सीधे बिगिन करते हैं अपना डिस्कशन। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और एसवाई एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और इसको पॉपुलर करने में हमारी हेल्प करें। फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है, मतलब हमेशा ये रहती है, परमानेंट है। लिख लो ये नोट्स में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम बनी, राइट। ये परमानेंट रहती है। जैसे नीति आयोग है, वो भी परमानेंट है। सीबीआई है, पे परमानेंट है। इंडिपेंडेंट है ये। हाँ भाई, आप कहोगे कि कहने को इंडिपेंडेंट असली में नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब ये होता है दोस्तों, ये एक बात आसानी से समझ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल कौन से में? आर्टिकल बताओ। 324। याद रखो इसको, जो याद 324 आर्टिकल में मौजूद है ये। आर्टिकल 324 कहता है कि पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू। अब इस चीज को ध्यान रखना, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कौन इलेक्शन कराएगा भाई? ये कराएगी कौन? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट में दो चीजें आती है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, दो चीजें आती हैं पार्लियामेंट में। वैसे तो प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट में अलग से भी बताऊंगा। स्टेट की लेजिस्लेचर है, उनके भी यही इलेक्शन कराएगा, भले ही लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। ठीक है, उसका इलेक्शन कौन कराएगा? उसका इलेक्शन कराएगा। तो इलेक्शन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, दो होती है ना, दोनों के इलेक्शन यही कराएगा। दोनों के इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन ये कराता है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का। जैसे अभी रामनाथ कोविंद है ना, ऑनरेबल रामनाथ कोविंद। आई एम नॉट श्योर वो डॉक्टर है या नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो वो प्रेसिडेंट, उनका भी इलेक्शन किसने कराया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में? वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू है ना। इलेक्शन इनका भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया। याद रखो, यहाँ क्या मेंशन नहीं है, यहाँ जो भी मेंशन नहीं है उसका इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी के आपके इलेक्शन होते हैं ना भाई, उनके इलेक्शन ये नहीं कराती। याद रखो बस, इसके अलावा और किसी का नहीं। स्टेट लेजिस्लेचर में याद रखना कि एमएलए हो गया, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना। अपर हाउस लोअर हाउस दोनों होते हैं, विधानसभा विधान परिषद, उन दोनों के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। ऑल इंडिया लेवल पे बॉडी होती है। ऑल इंडिया लेवल पे मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एक होती है, ठीक है। याद रखिए, इलेक्शन ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के ये नहीं कराती। उनके कौन कराता है भाई? हैं, आप बताओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन उनके इलेक्शन कराता है। उनके किनके? पंचायती राज वगैरह के 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। ये भी कंपोजिशन जो है ना, कंपोजिशन किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसकी भी जो सारी डिटेल है वो कहाँ पे दे रखी है? आर्टिकल 324 में दे रखी है, राइट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 324 के अंदर ये बातें कही गई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, and such number of other commissioner, if any, as the president may from time to time fix। तो प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितने मेंबर्स होंगे, पार्लियामेंट नहीं बताएगा। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो कि नंबर कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। तो अपॉइंटमेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने भी अदर इलेक्शन कमिश्नर है उन सबका कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है, याद रख लो इसे। अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आप कमेंट सेक्शन में देखो। When any other election commissioner is so appointed, अगर कोई और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर shall act as the chairman of the election commission, right? When any other election commissioner is so appointed, chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission, right? तो ये चीज है एक। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट may also appoint आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन सच रीजनल कमिश्नर्स। तो रीजनल कमिश्नर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो तो जब इलेक्शन होते हो तो रीजनल कमिश्नर्स होते हैं। रीजनल कमिश्नर्स एज ही मे कंसीडर नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। ये भी प्रेसिडेंट बताएगा कि रीजनल कमिश्नर्स मुझे बनाने या नहीं बनाने। तो अगर व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो अपॉइंटेड, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। मतलब याद रखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ की तरह एक्ट करता है। अगर आपने कोई और भी इलेक्शन, जैसे 10 इलेक्शन कमिश्नर आपने और बना दिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद रीजनल कमिश्नर प्रेसिडेंट जब भी चाहे बना सकता है।
और एक और चीज याद रखिए, पांचवी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप द कंडीशंस ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर एंड द रीजनल कमिश्नर्स। टेन्योर और सर्विस कंडीशन कौन बताएगा? प्रेसिडेंट। तो देख रहे हो ना आप, सब में प्रेसिडेंट 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 बार बार आ रहा है, पार्लियामेंट कहीं नहीं आ रहा है। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक घटना हुई 1993 में। 1990s बड़ा ही विचित्र का समय था। फिर मेरे को लगता है 1990s में हुआ, ऐसा कुछ चलते हुए आता है इंडिया में वैसे तो। 1970s में हुआ, 1990s में हुआ, और अब 2010 से लेके 2000 ये तक हो रहा है, 20 तक। ये मैं क्या कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो ऑब्जर्व करा है ना, 1970 1980 में हुआ चेंजेस, 1990 से 2000 में बहुत चेंजेस हुए। अब इस डिकेड में काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप अगर इसको ऑब्जर्व कर रहे हो ना ऐसे वैसे, तो देखते हैं। तो 1993 में काफी कुछ हुआ। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड 2 इलेक्शन कमिश्नर। उससे पहले सिर्फ एक ही हुआ करता था। सिंस देन, मतलब 1993 से लेके आज तक क्या है, इलेक्शन कमीशन हैज बीन फंक्शनिंग एज अ मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर मतलब 3 आपके इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, जिसमें से एक होगा आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैव इक्वल पावर, receive equal salary allowances and other perquisites which are similar to those of the judge of the सुप्रीम कोर्ट। तो इनकी सैलरी वगैरह जो होगी ना, वो जज जो होता है ना सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ही उसके इक्वल होती है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये याद रखिए आप। और अभी कितने, तो अभी टोटल कितने हो गए? एक सीएसी हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। भले ही ये चेयरमैन हो, भले ही ये लड़का चेयरमैन हो, मजाक के लिए समझा रहा हूँ, समझते रहे आप, भले ही ये चेयरमैन हो, है ना, लेकिन सैलरी वगैरह तीनों की इक्वल है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। और इनकी सबकी सैलरी कितनी होगी? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हो जितनी होती है, ठीक है। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड दी 2 इलेक्शन कमिश्नर, मैटर कैसे डिसाइड होगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने को मैंने कंफ्यूज कर दिया कि भाई मान लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है कि इलेक्शन कराओ नवंबर में, इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है इलेक्शन, बिहार के इलेक्शन मान लेते हैं, ये बोल रहे हैं दिसंबर में कराओ, ये भी बोल रहे हैं दिसंबर में कराओ, तो डिसाइड कौन करेगा? कैसे डिसाइड होगा? यहाँ तो बहस हो गई ना। मैं आपको, आप यहाँ पे सुन के सरप्राइज हो जाएंगे कि मेजोरिटी से डिसाइड होगा, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपका चेयरमैन है। जो कोई भी मैटर होता है ना, डिस्कशन का मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर होगा डिस्कशन का, इन तीनों के बीच में बहस हो गई तो मेजोरिटी से डिसाइड होगा, ठीक है। 2-1 से जीत हो गई। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे इलेक्शन होगा नवंबर में, लेकिन तब भी नवंबर में नहीं हुआ। मैंने एग्जांपल के लिए दिया, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद ऑफिस की कुछ कुछ चीजें होती हैं जो काफी बार पूछ ली जाती हैं, स्पेशली अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो। ऑफिस कितने सालों तक होल्ड करेंगे? 6 साल तक, 6 इयर्स तक ऑफिस होल्ड करेंगे, या 65 साल के हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने 63 इयर्स में आप इलेक्शन कमिश्नर बने, तो सिर्फ आप 2 साल तक रह सकते हो, जब आप 65 साल के, until they attain the age of 65, ठीक है। तो मतलब 65 इयर्स तक ही रह सकते हो। और इमेजिन कर लेते हैं आप 58 ईयर में इलेक्शन कमिश्नर बन गए, है ना, आप 64 तक रह सकते हो, 6 साल रह सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। 6 साल या 65 साल, 65 की उम्र, इन दोनों में से ही होगा, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए। जैसे ऐसे होता है ना, 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, ये 60 साल में रिटायर नहीं होते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये रिटायर होंगे 65 साल में, 65 साल में रिटायर होंगे। और अगर 63 ईयर में या 64 या 62 में अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए या इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो 65 साल में रिटायर हो जाएंगे। इसकी 3 साल रही, इसकी 1 साल रही, इसकी 2 साल रही, ऐसा, राइट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 65 ईयर्स और 6 ईयर्स जो भी अर्लियर हो, और ये जब चाहे तब रिजाइन कर सकते हैं। अभी भी किसी ने रिजाइन करा है, और दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम बिफोर द एक्सपायरी। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट तो इतने दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं। हम अब इंडिपेंडेंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे ये इंडिपेंडेंट है, ये आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि काफी बंदों को समझ में नहीं आता भाई ये इंडिपेंडेंट है कैसे, जब सरकार ही इलेक्ट कर रही है, जो सब कुछ कर रही है। एनीवेज, देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ही कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन द सेम मैनर और ऑन द सेम ग्राउंड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपका इलेक्शन कमिश्नर हो गया, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस। आपकी ये मर्जी नहीं है। आज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, आपके प्रेसिडेंट बोले कि भाई चल अब कल से तू मत आइयो, ऐसे नहीं चलेगा। या आपके पीएम बोले, या कोई सीएम बोल दें, या होम मिनिस्टर बोल दें कि चलो भाई कल से मत आना आप, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। उनका रिमूवल वैसे ही होगा जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का होता है। और वो कैसे होता है रिमूवल? He can be removed by the president on the basis of resolution passed by the effect by both houses of the parliament with special majority। याद रखो, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज, राज्यसभा लोकसभा में, ईदर ऑन द ग्राउंड ऑफ
प्रूव्ड मिसबिहेवियर, दो ग्राउंड दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे, एग्जाम में फायदा होगा, या इनकैपेसिटी हो। यही दो पॉइंट है जिसके बेसिस पे आप रिमूव कर सकते हो आपके इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उसके बाद आपके राज्यसभा लोकसभा में वोट होगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, अदरवाइज तो रिमूव कर ही नहीं सकता। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। तो रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, बट इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे इंडिपेंडेंस है। सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। सर्विस कंडीशन चेंज नहीं हो सकती चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। Any other election commissioner or a regional commissioner cannot be removed from his office except on the recommendation of the chief election commissioner। तो मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो सॉरी मैंने आपको क्लैरिफाई नहीं करी थी, जो मैंने आपको पहले क्लैरिफाई नहीं करी थी। देखिए, जो मैंने आपको बताया ना, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही है जो रिमूव हो सकता है एज दैट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव हो सकता है? जैसे जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव होता है। अगर आपका इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो इनकी कोई कंडीशन मेंशन नहीं कर रखी, बस ये दे रखा है एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन चाहिए अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट को उनको रिमूव करना है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तो उनको रिमूव वैसे ही आप कर सकते हो जैसे आप जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी पावर है। इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी इतनी आपको कम दिख रही है ना यहाँ पे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो अगर बोल दे सीईसी कि भैया तू जा, किसको बोल दे? सीईसी बोल दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि हाँ जी मेरे को भी पसंद नहीं है इलेक्शन कमिश्नर भाई, इनको आप हटा दो, तो प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और सीईसी मिल जाए तो इलेक्शन कमिश्नर आपके रिमूव हो जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन प्रेसिडेंट और इलेक्शन कमिश्नर ये सब भी चालें तब भी मिलकर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं कर सकते। उनको रिमूव तभी आप कर सकते हो जब वो पार्लियामेंट पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, ये चीजें हैं। लेकिन कुछ कुछ फ्लॉज है, फ्लॉज ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फ्लॉज हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, बहुत बड़े बड़े फ्लॉज है मेरे हिसाब से। तो अब देखते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी क्वालिफिकेशन लिखी नहीं हुई कि आपकी इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। कल आप बोलो कि भाई मेरे को बाबा रामदेव को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है ना। कल आप बोले मेरे को बाबा रामदेव को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, या कल आप मेरे को बोलो कि यार युवराज सिंह को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, या कोई आप कल बोलो कि रेहा चक्रवर्ती को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, या कंगना रनौत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है, बना सकते हो, है ना। जबकि इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोई इशू नहीं, किसी को भी आप बना सकते हो। हाँ, इनमें अपना अपना टैलेंट है, इनको भी आप बना सकते हो। मतलब कोई नहीं लिखा हुआ, लीगल, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कोई जरूरत नहीं है। आप किसी को भी पढ़ा लिखा भी ना हो, है ना, वो भी नहीं लिखा हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट, और सेकंड ये एक फ्लॉ हो गया। दूसरा फ्लॉ क्या है? फ्लॉ मतलब कमियां, है ना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। टर्म्स नहीं लिखी हुई, मतलब आप एक इलेक्शन कमिश्नर को बार बार बनाते रहो, कोई लिखा नहीं हो। 40 साल में बनाना शुरू करो, 6 साल 46 में बन गया, फिर 52 में फिर से बन गया, 58 में फिर से बन गया, 64 में फिर से बन गया, बनाते रहो एक ही आदमी को। तो टर्म ही नहीं लिखी हुई, डीबार नहीं है फिर से बनने के लिए, फिर से भी बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो मतलब आप इलेक्शन कमिश्नर हो आज, कल आप जाके कैग बन सकते हो। आप इलेक्शन कमिश्नर हो आज, कल एनएचआरसी के चेयरमैन बन सकते हो। तो इससे आपको देखो नुकसान इसमें क्या है। ये इलेक्शन कमिश्नर अगर सरकार का फेवर करता रहे, सरकार मतलब गवर्नमेंट का फेवर करता रहे, हाँ जी आप तो सब सही कर रहे हो, आपने कोई इलेक्शन में फॉल्ट नहीं करा है, तो सरकार उन्हें गिफ्ट में क्या दे सकती है? गिफ्ट में बोल सकती है ठीक है मैं तेरे को फिर से बना देता हूँ इलेक्शन कमिश्नर। या गिफ्ट में उसे क्या दे सकती है कि ठीक है मैं तेरे को एनएचआरसी का चेयरमैन बना देता हूँ, गिफ्ट में कैग बना देता हूँ। तो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़े फ्लॉ है कि इलेक्शन कमिश्नर एक तो फिर से वो इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है, और वो कुछ और भी बन सकता है, कुछ भी अपॉइंटमेंट कर सकती है गवर्नमेंट। और क्या क्या फ्लॉ है? सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज नहीं है। इसको नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट चार्ज फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सैलरी इज नॉट चार्ज फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये किसी भी पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकते, रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टी को आज
आपका इलेक्शन कमिश्नर बोल दे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दे कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मैं इनको डी रजिस्टर कर रहा हूँ, नहीं कर सकते। रजिस्टर कर सकते हैं, डी रजिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं पावर एंड फंक्शंस बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकी 3 पावर होती हैं, द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन विद रिगार्ड टू द इलेक्शंस ऑफ द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, राइट, एक एडवाइजरी पावर है, एक क्वासी जुडिशियल पावर है। क्वासी जुडिशियल से कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जुडिशियल पावर्स हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप जुडिशियल बॉडी नहीं है, फिर भी आपकी जुडिशियल पावर्स हैं ना। क्वासी जुडिशियल पे क्वेश्चन आया था 2016 के मेंस में, GS2 में। इसका डेफिनेशन अच्छे से याद करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। मैंने तो आपको बता दिया क्वासी जुडिशियल का थोड़ा सा। तो देखिए मैं कुछ मैं पावर रीड कर दे रहा हूँ, मैं उस पर ज्यादा पीछे नहीं पढ़ूंगा उनके। To determine the territorial areas of the electoral constituencies throughout the country on the basis of Delimitation Commission Act of Parliament. To determine the territorial areas of the electoral constituencies. तो ये electoral constituencies कौन determine करेगा? Election Commission of India on the basis of Delimitation Commission Act. Delimitation के बारे में पता होगा, नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, इस पे भी वीडियो आ जाएगी। Delimitation. To prepare periodically, second power बता रहा हूँ, to prepare periodically revise electoral rolls and to register all eligible voters, ये भी इसकी पावर है। और क्या पावर है? To notify the dates and schedule of election and to scrutinize nomination papers. तो नॉमिनेशन पेपर किसी ने सही भरे या नहीं भरे, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिटरमाइन करता है। इसके साथ साथ इलेक्शन कब करने, बिहार के इलेक्शन कब करने, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा फाइनल। चौथी पावर सुनते हैं, टू ग्रांट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट इलेक्टोरल सिंबल्स। इलेक्टोरल सिंबल्स भी यही बताएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखोगे। टू एक्ट एज कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ग्रांटिंग ऑफ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्टोरल सिंबल्स टू देम। तो एक कोर्ट की तरह एक्ट करता है, कोई अगर डिस्प्यूट हो जाए ऑन ग्रांटिंग टू रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, या उनको इलेक्शन सिंबल देना है। उसके साथ टू अपॉइंट ऑफिसर्स फॉर इंक्वायरिंग इनटू डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू इलेक्टोरल अरेंजमेंट, तो ऑफिसर्स को भी अपॉइंट यही कर रहा है। उसके बाद क्या सातवीं पावर क्या है? टू डिटरमाइन द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी ऑब्जर्व बाय द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, टू प्रिपेयर अ रोस्टर फॉर पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन रेडियो, टीवी इन टाइम्स ऑफ इलेक्शन। तो जो इलेक्शन आप रेडियो वगैरह पे इलेक्शन वगैरह का सुनते रहते हो ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है और पब्लिसिटी भी करता है। इसके साथ एक और पावर क्या है? टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट इनसे एडवाइस मांगता है कि मैं क्या इस मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, तो ये एडवाइस देता है, ठीक है। कौन एडवाइस देता है? इलेक्शन कमीशन। ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेचर के केस में गवर्नर को एडवाइस देता है कि क्या किसी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना, ठीक है। और पावर देखते हैं, टू कैंसिल पोल्स इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस, अदर रेगुलरिटी। तो कैंसिल कर सकता है पोल अगर ज्यादा मजे ले लोगे तो, है ना। कैंसिल लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर रिक्वेशनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग, तो मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर से बोल सकते हैं भाई स्टाफ चाहिए, कमी है हमारे पास। टू सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। और पावर क्या है? टू एडवाइज द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर। तो अगर 1 ईयर हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट रूल अगर उस स्टेट में लगा हुआ है, अंडर आर्टिकल 356 ना, प्रेसिडेंट रूल अगर लगा हुआ है, तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन से पूछना होता है कि क्या इलेक्शन कराए जा सकते हैं। अगर नहीं कराए जा सकते तो प्रेसिडेंट रूल बढ़ा दिया जाता है। उसके साथ साथ एक और पावर क्या है? टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस एंड ग्रांट देम द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द पोल्स। तो ये भी इसका काम है। याद रखिए, रजिस्टर कर सकता है पार्टीज को, लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकता। तो ये पावर्स हो गई, 15 पावर है नियरली, ठीक है। इन पावर्स को आप फिर से रिवाइज कर सकते हो लक्ष्मीकांत पे, क्या मेरा वीडियो एक बार फिर से देख लेना। द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर and they are drawn from the civil service and appointed by the commission with the center system, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज असिस्टेड बाय डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर अलग होते हैं डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर से। एंड ये जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज जो होते हैं, वो सब भी हेल्प करते हैं। सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी पोस्टेड इन द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन। तो ये बातें हुई, ठीक है।
उसके बाद देखिए कुछ कुछ मैं आपको चीजें बता देता हूँ। स्टेट लेवल पे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आप ये अच्छे से सुन लेना। बस ये लास्ट चीज है, इसके बाद जा रहे हैं हम, ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पे, ठीक है। और इसे कौन इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे अपॉइंट करते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर का रोल नहीं है या ये स्टेट लेवल पे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। उसके बाद नीचे चलते हैं, ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या होता है, कलेक्टर जो होता है, कलेक्टर वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये पूछ ही जाता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? ये कलेक्टर ही होता है। अगर आप कल एसडीएम बन गए तो आप ही बन जाओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कलेक्टर। एसडीएम के बाद डीएम बन गए तो, ठीक है ना, एसडीएम डीएम बन गए, ठीक है। फिर डिविजनल कमिश्नर बन गए, अलग अलग चीजें हैं, वो डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, कमिश्नर सिस्टम अलग होता है, उस पर नहीं जाते भी, ठीक है। तो ये कलेक्टर एक्ट एज दी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग रिटर्निंग, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिटर्निंग ऑफिसर कौन ये अपॉइंट कर रहा है? ये कलेक्टर। ये किस लेवल पर है? ही अपॉइंट्स रिटर्निंग ऑफिसर एट एवरी कंस्टिट्यूएंसी। हर कंस्टिट्यूएंसी होती है ना आपकी, जैसे कंस्टिट्यूएंसी होगी, सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? लेह लद्दाख है ना, शायद लेह लद्दाख है सबसे बड़ी कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एरिया वाइज तो वो है ना। तो वो पूरी एक कंस्टिट्यूएंसी हुई, उस पे एक होता है रिटर्निंग ऑफिसर होता है, राइट। और हर पोलिंग बूथ पर, हर पोलिंग बूथ पर, पोलिंग बूथ, इसको ऐसे ही बनाना अपने नोट्स में जिससे हमेशा याद रहे। हर पोलिंग बूथ पर क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये वाली देखो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर तो सेंटर लेवल पे सबसे टॉप पर हैं, उनका काम है सब कुछ देखना वगैरह वगैरह। फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर विद कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बनाते हैं हर स्टेट लेवल पे, उत्तर प्रदेश का एक, बिहार का एक, सबका, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर जो होता है ना, वही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होता है, कलेक्टर। इसे कोई बनाता नहीं है, कलेक्टर बाय डिफॉल्ट फायदा ये। और जो कलेक्टर है, ही अपॉइंट्स अ रिटर्निंग ऑफिसर हर कंस्टिट्यूएंसी पे, हर कंस्टिट्यूएंसी पे। और हर पोलिंग बूथ पे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये भी कौन अपॉइंट करता है? कलेक्टर ही अपॉइंट करता है। तो मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स, और वो सिविल सर्विस से ही ड्रॉन किए जाते हैं, मतलब कोई आईएएस ही होते हैं जनरली, एंड अपॉइंटेड बाय द कमीशन विद टेन्योर सिस्टम, एंड दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। ये सब सेक्रेटरीट में होते हैं कमीशन के। कमीशन का अपना सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट में काम चलते रहते हैं, क्या करना है, ये करना है, वो करना है, सेक्रेटरीट है ना। सेक्रेटरीट में अपने काम चलते रहते हैं, फाइलों के इधर उधर, ये वो है ना, वो सब काम चलते रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी सारी की सारी चीजें हो गई, और आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आप इलेक्शन कमीशन पे इतना अगर आपको आता है तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे, कोई इशू नहीं होगा, कोई भी, ठीक है। कोई भी अगर अभी भी डाउट लगे आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो। उसके साथ साथ एक चीज मैं लास्ट बता दूं, उम्र जो है ना इलेक्शन वोट देने की अभी कितनी है? 18 साल है। इससे पहले ये 21 साल थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, राइट। तो उससे क्या हुआ था कि इंक्रीज कर दी गई थी वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये है, क्योंकि इसी ये है 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, यही चीज है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और यही 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, प्रेसिडेंट ने अपॉइंटेड 2 more इलेक्शन कमिश्नर टू कोप विद द इंक्रीज्ड वर्क ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑन अकाउंट ऑफ लोअरिंग ऑफ द एज। तो ये 61st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसी में एक तो एज कम कर दी थी, दूसरी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और जोड़ दिए थे सीईसी के साथ। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और जोड़ दिए, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखो, ये क्योंकि और कभी आप पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एज लिमिट कम होती है। फ्रेंड्स ये सब मेरे तरफ से हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें। कोई भी डाउट हो, आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।